कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th साइंस का चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दिया, आप वहां ज्वाइन करके इस चैप्टर का नोट्स फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, चलिए तो एक बार रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो जैसे कि आपको पता होगा हम पढ़ रहे थे पादपों में पोषण के बारे में। ठीक है, पादपों में पोषण के बारे में हम ये स्टडी कर रहे थे यहाँ पर कि पादपों में पोषण किस तरीके से होता है। इसके अलावा हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, जैसे कि यहाँ पर भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, पोषक क्या होता है, विषम पोषक किसे कहते हैं, स्वपोषक किसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने यही पढ़ा था कि यहाँ पर कोशिका के विभिन्न भाग के बारे में पढ़ा था। फिर हमने ये वाला समीकरण तो आपको अच्छे से रख लेना है क्योंकि ये समीकरण आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने यह भी देखा था क्लोरोफिल क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होती है। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ देख ली थी। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं यहाँ पर। उसके अलावा हमने यह भी देखा था कि किस तरीके से जो होता है पौधे में प्रकाश संश्लेषण होती है। ठीक है, और कैसे वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, ओके, उसके आगे हमने यहाँ पर कुछ शैवाल के बारे में नॉलेज गेन की थी यहाँ पर। ठीक है, और उसके अलावा हमने यह भी देखा था कि पादप में कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था कि परपोषी परजीवी क्या होता है, किसे कहते हैं, परजीवी परपोषी किसे कहते हैं। उसके अलावा हमने यह पढ़ा था कि कीट भक्षी पादप कौन से होते हैं। ओके, फिर हमने जो है यहाँ पर मृत जीवों के बारे में पढ़ा था कि मृत जीव क्या होती है। वह जीव जो मरे या फिर सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। आपको अच्छे से याद होगा, ये हमने इस छत्रक का एग्जाम्पल लेकर के इसका किया था। ठीक है, चलिए उसके आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके आगे हमने कवक और फंजाई के बारे में पढ़ा। कवक फंजाई क्या होते हैं, क्या मतलब होता है, इसको कैसे पहचानते हैं, हमने ये सारी पढ़ाई कर ली थी। उसके अलावा सहजीवी संबंध क्या होता है, लाइकेन क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम यहाँ पर मृदा में पोषकों की पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है। मृदा होती है ना, यानी मिट्टी। मृदा का मतलब मिट्टी। मृदा में जो होता है किस तरीके से जो होता है यहाँ पर पोषकों की पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि मिट्टी होती है, पौधे की जड़ें होती है, वो बार बार मिट्टी के पौधे से पोषक प्राप्त करती है। ठीक है, तो क्या वो बार बार प्राप्त करती है तो क्या वो कभी पोषक मिट्टी में खत्म नहीं होती होगी, या फिर हमेशा मतलब ऐसा ही रहता है, या फिर कैसे वो मिट्टी से कैसे वो बार बार पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या अपने किसान को अपने खेतों या अथवा माली को बगीचे में लॉन गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है। ठीक है, मतलब आपने कई बार देखा होगा किसान होते हैं या फिर माली होती है जो बगीचे में गमले में खाद या उर्वरक डालते रहते हैं हमेशा। हम कई बार देखते हैं किसान भी होते हैं या माली जो फूल वूल को उगाने का काम करते हैं, मतलब पेड़ पौधे की देखभाल जो करती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि वो गमले में ना हम देखते हैं कि वो गमले में खाद्य पदार्थ और उर्वरक डालती है। क्या आपको पता है कि वाकई वो माली ऐसा क्यों करती है या किसान फिर अपने खेतों में खाद और उर्वरक क्यों डालते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्यों डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं। क्या आपको ये पता है कि हम खाद और उर्वरक को हम मृदा यानी मिट्टी में ही क्यों मिलाते हैं। राइट, तो नहीं
जानते हैं तो अब हम इसके बारे में जानेंगे, और अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए जानते हैं अब हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। हमें ये पता है कि पादप का मतलब पौधा है। ये पादप क्या होता है? पौधे होता है। तो पादप जो होते हैं वो मृदा यानी कि मिट्टी से खनिज पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उनको अवशोषित भी करते हैं। अतः मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। हम देखते हैं कि वो बार बार इसका इस्तेमाल करते रहती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मृदा में पोषक पदार्थ की कमी होती रहती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसान होते हैं या माली होती है, वो गमलों में या खेतों में जो होती है उर्वरक और खाद डालते रहती है। तो ऐसा वो क्यों करती है? उर्वरक और खाद क्यों डालती है? ऐसा इसीलिए बच्चों, क्योंकि उसमें क्या होता है, उस उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन होती है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, उसके अलावा है कि पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। अब क्या है कि हम खाद और उर्वरक तो एक बार डालते हैं, लेकिन उसका यूज तो हम बहुत जल्दी करते हैं ना, तो क्या ये खत्म नहीं होती है? खत्म होती है बच्चों, उसमें पोषक तत्व होती है, कम होते जाती है। इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए, मृदा पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसलिए उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो हम पौधे में जो है, यहाँ पे खेतों में जो है, हम चाहते हैं कि मृदा में जो है पोषक की कमी ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर मृदा में अगर पोषक की कमी हो गई तो पौधे को फिर पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम जो है यहाँ पर पोषक तत्वों को समृद्ध करने के लिए जो हम खेतों में उर्वरक और खाद मिलाते रहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि खाद और उर्वरक जो है मिट्टी में यानी मृदा में क्यों डालते हैं, तो आप सिंपल सा इसका आंसर दे सकते हैं, ताकि पोषक तत्वों की से समृद्ध करने के लिए, मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए हम जो होते हैं यहाँ पर खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं। ठीक है, चलिए उसके आगे है, यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि हम उनको स्वच्छ भी रख सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको पता है कि पादप में पोषण कैसे होता है, पादप अपना भोजन कैसे बनाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, ना केवल आप केवल पौधे को उगाएंगे बल्कि आप उनको पौधे को स्वस्थ भी रख सकते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि किस किस समय पर पौधों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए उसके आगे यहाँ पर पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। बच्चे इस बात का ध्यान रखें, आपको कहीं क्या प्रोटीन पादप में क्यों आया, तो जी हाँ बच्चे, मैं आपको बता देती हूँ कि पादप जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा वो प्रोटीन, नाइट्रोजन, इन सभी चीज़ों का भी वो अवशोषण करते हैं पौधे। तो इसीलिए जब पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए जो है हम नाइट्रोजन का अधिक इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन की वजह से हम यहाँ प्रोटीन बना पाते हैं। ठीक है, किसमें? पौधे में, क्योंकि पौधे को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। हम कई बार देखते हैं कि हम फसल कटाई करते हैं या हम फसल को काट लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अर्थात हमारी मिट्टी होती है वो कमजोर होने लगती है, उसमें नाइट्रोजन खत्म होने लगता है, और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो खत्म होने लगते हैं। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, पादप इनका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं। अगर बच्चों मैं बता दूं यहाँ पर, तो नाइट्रोजन जो होती है वो आपकी वायुमंडल में या वायु में बात करते हैं तो गैस के रूप में होती है, लेकिन पौधे तो नाइट्रोजन को गैस के रूप में नहीं ले सकते ना, तो इसीलिए उसको क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को किसी और चीज़ों में, किसी और अन्य पदार्थ में चेंज कर दिया जाता है, उसको बदल दिया जाता है। ठीक है, चलिए जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर लेते हैं। तो कोई भी पौधा होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को गैस के रूप में उसको अवशोषित नहीं करता, वो उसको किसी और अन्य पदार्थ में चेंज करके तब उसको अवशोषित करती है। इस बात का आप खास तौर से ध्यान
ठीक है। चलिए बात करते हैं एक नया जीवाणु के बारे में। आपको दिख रहा होगा कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, अभी आपने देखा था कि पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को गैस के फॉर्म में नहीं ले सकते, वो उसे किसी और फॉर्म में लेते हैं। तो वो जो नाइट्रोजन होती है वो किसी और फॉर्म में जो बदला जाता है नाइट्रोजन को, वो राइजोबियम की मदद से। तो राइजोबियम की मदद से, राइजोबियम एक जीवाणु होता है और इसकी मदद से क्या क्या होता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसको पदार्थ में चेंज कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दी जाती है, ठीक है। और इस तरीके से पौधे उसको अवशोषित कर लेती है नाइट्रोजन को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर परंतु राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ठीक है। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, ठीक है, तथा उनसे नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर जो आपका राइजोबियम होता है, एक जीवाणु होता है और ये आपका भोजन जो खुद नहीं बना सकता। राइजोबियम जो होता है वह अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसीलिए राइजोबियम जो होता है वो चना, मटर या मूंग होती है या सेम होती है या फिर और भी बहुत सारे फलीदार पादप होते हैं, उनकी जड़ों में आपका राइजोबियम होता है। राइजोबियम एक जीवाणु होता है, ये कहाँ रहता है? ये चना की जड़ों में, मटर के पौधे की जड़ों में, मूंग, सेम या फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। तथा अब आप कहेंगे कि वो जड़ में क्यों रहते हैं? ऐसा इसीलिए ताकि वह पौधे को नाइट्रोजन की पूर्ति कर सके, वह पौधे को नाइट्रोजन दे सके, ठीक है। इसके अलावा है कि अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। ज़्यादातर दाल जो हम खाते हैं वो हमें ऐसे पौधे फलीदार पादपों से मुझसे प्राप्त करते हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास, खाद्य प्रदान करते हैं। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो जैसे कि हमें बताया गया कि राइजोबियम होता है वो क्या होता है, फलीदार पादपों के जड़ों में होते हैं या मूंग, चने इन सब के पौधे के जड़ों में होते हैं। वो वहाँ रह के करते क्या है, तो जो राइजोबियम जो होता है वो उन पौधे को जो होता है पोषक, जो आप नाइट्रोजन की बात करते हैं वो पौधे को देता है। और जो हमें पता है कि राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता, लेकिन पेड़ तो बना सकते हैं ना। तो पेड़ क्या करते हैं, राइजोबियम को जो होता है, यहाँ पर पेड़ जो होते हैं आपके राइजोबियम को अपना आवास देते हैं। आवास का मतलब रहने के लिए घर और खाद्य प्रदान करते हैं, कुछ खाने की चीज़ें भी राइजोबियम को देते हैं। इसी वजह से राइजोबियम क्या होता है कि पौधे की जड़ों में होते हैं, ठीक है। और जो राइजोबियम होता है वो पौधे को नाइट्रोजन देती है, जबकि पौधा जो होता है वो राइजोबियम को आवास देता है रहने के लिए और खाद्य प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए उसके आगे यहाँ पर अतः इन्हें सहजीवी संबंध कहा जाता है। बच्चे आपको पता होगा कि हमने सहजीवी संबंध के बारे में पढ़ा था कि वह जीव जो एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है, उन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं और एक साथ रहते भी हैं, उन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं ना। तो एक तरीके से हमारा राइजोबियम क्या होता है, सहजीवी संबंध है। कैसे है तो बताता हूँ कैसे। यहाँ पर किसी की बात करें राइजोबियम की, तो राइजोबियम होता है पौधे को नाइट्रोजन देता है और पौधे जो होते हैं वो राइजोबियम को पोषक तत्व प्रदान करते हैं और आवास रहने के लिए स्थान भी देते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो गए, सहजीवी हो गए, क्योंकि ये दोनों तो दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। इस संबंध का किसानों के लिए एक विशेष महत्व होता है, किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। दालों की फसलें के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इसीलिए क्या होता है कि जब दाल की फसल होती है तो क्या होता है कि मृदा में उनको नाइट्रोजन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। किसको, किसान को, क्योंकि वो क्या करते हैं यहाँ पर कि उनके जड़ों में होते। तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि जो दालें की फसलें के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
तो यहाँ पर क्या होता है, किसान को जो होता है जब वो दाल की फसल करते हैं तो उनको जो होता है उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दाल के पौधे होते हैं, उन पौधे की जड़ों में राइजोबियम होते हैं और राइजोबियम जो होते हैं जीवाणु, वो पौधे को नाइट्रोजन दे देते हैं। इसीलिए किसान को जब वो दाल की फसल करते हैं तो उनको उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। केवल दाल की फसल के लिए नहीं, जबकि अगर हम दाल की फसल कर लेते हैं और फिर हम खेत में से दाल की फसल की कटाई कर लेते हैं, उसके बाद भी हम जो होते हैं खेतों में हमें उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो पहले से बहुत सारे उर्वरक होते हैं। क्योंकि हमने दाल की फसल की है और दाल की फसल में बहुत सारे नाइट्रोजन होते हैं जो उनके पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। इसीलिए हमें दाल की फसल कटाई करने के बावजूद भी हम उसमें उर्वरक नहीं डालते। ठीक है, इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। हमने पढ़ा है कि बहुत सारे पादप हैं जो स्वपोषी हैं, बहुत कम ही ऐसे पादप हैं जिन्हें अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी और मृतजीवी। परजीवी और मृतजीवी जो होते हैं पादप होते हैं, वो अन्य जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। नहीं तो आपका ज़्यादातर पादप जो होता है, पौधे होता है, वे अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, सिवाय परजीवी को छोड़ करके और मृतजीवी को छोड़ करके, क्योंकि परजीवी और मृतजीवी अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर परजीवी और मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी और मृतजीवी क्या करते हैं, दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। और आपने ये पिछले टॉपिक में पढ़ा था इसको। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप अथवा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषम पोषी है? तो यहाँ पर क्या है कि वो सभी पादप जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, हम उन्हें विषम पोषी पोषण कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि कीटभक्षी पादप का आपने नाम सुना होगा, जो कीटों को मार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो कीटभक्षी पादप जो होते हैं, क्या वो विषम पोषी है, स्वपोषी, आप कैसे तय करेंगे? तो जहाँ तक कि हमारा अनुमान है कि कीटभक्षी पादप जो होते हैं वो कीटों को मार करके तब अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि वो खुद हरे भरे होते हैं। कीटभक्षी पादप वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं क्योंकि उनको मिट्टी से बहुत सारे पोषक तत्व नहीं मिलता है, इसीलिए वो कीटों को मारकर खाते हैं। तो हम जो कीटभक्षी पादप को विषम पोषी कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ाई कर ली, राइजोबियम के बारे में अच्छे से पढ़ाई की। ठीक है, तो इसके अगला वीडियो जो होगा, ठीक है, उसमें हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा नोट्स के साथ। ठीक है, और इसके अगले आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ठीक है, मिलते हैं कल।